चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। 12th केमिस्ट्री है, चैप्टर सेकंड है बिलियन सॉल्यूशन। पीछे जो सारे टॉपिक्स थे वो मैंने पिछले टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आगे के टॉपिक्स देखते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है टॉपिक, हेनरी का नियम। हेनरी का लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आज हम इसको समझाएंगे, इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, यहीं के यहीं आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहीं के यहीं उसको याद भी करते चलेंगे, समझते जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कहीं कोई समस्या है तो आप पहले फिर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं। स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता इसको स्मॉल m, गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। हेनरीज का नियम क्या है? हेनरीज का नियम है कि स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हेनरीज लॉ है। हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसको देखें तो क्या है, एम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी बोलते हैं इसको, पी, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्मॉल पी आएगा। या हम कैसे देखेंगे इसको कि एम इक्वल टू, अब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा के पी। या हम इसको देखेंगे कि तो के बाहर निकालेंगे हम तो के इक्वल टू एम अपॉन पी। अब यहाँ पर के क्या है? के एक स्थिरांक है। के एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। के एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी अगर सीमाएं पूछते हैं कि देखिए इसकी सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं को हम देख लेते हैं। हेनरी नियम क्या है, इसकी सीमाएं बताइए। तो सीमाएं क्या है? हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है ना। हेनरी का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सेकंड है, यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता।
यह नियम किस पर लागू होगा कि इसमें विलेय जो पदार्थ है वो अधिक मात्रा में जुड़े या टूटे नहीं, संगुणन या वियोजन नहीं होगा, जुड़े या नहीं हटे, जितने हैं उतने ही रहे। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? हेनरी का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जो तनु होते हैं। यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय के अणुओं का जुड़े या हटे नहीं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता। अब क्या है गैसों की, ये आपका था क्या? हेनरी का नियम। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। हेनरी क्या है? गैसों की घुलनशीलता दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, गैसों की घुलनशीलता उस पर जो दाब लगता है उसके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की घुलनशीलता उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे m समानुपाती p, m अब समानुपाती हटाएंगे तो kp आ जाएगा। k एक स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। k का मान k = m/p हो जाएगा। इतना क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि अणु संख्यक गुणधर्म से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म, इसमें हम देखते हैं अणु संख्यक गुणधर्म से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म, तो विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में, विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में, विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में विलेय के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे विलयन का गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म का विलेय के संगठन और उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करते। अणु संख्यक गुणधर्म विलेय के संगठन और उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करते। अणु संख्यक गुणधर्म जो होते हैं विलेय के संगठन और उसकी संरचना पर निर्भर नहीं रहते। अणु संख्यक गुणधर्म नहीं रहते हैं और जो अणु संख्यक गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन। आपको प्रकार पूछ लें जैसे अणु संख्यक गुणधर्म के प्रकार। अगर आपसे इसके प्रकार पूछ लें कि अणु संख्यक गुणधर्म
संख्यक गुणधर्म के प्रकार। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे कि एक तो होता है परासरण दाब, दाब। दूसरा हम देख लेते हैं बाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इसका थर्ड देख लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। में उन्नयन। फोर्थ देख लेते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। तो ये है अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि परासरण से क्या तात्पर्य। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परासरण से क्या तात्पर्य है, प्रयोग के द्वारा समझाइए। अथवा हम इसको क्या लिख सब पूछ सकते हैं, परासरण का सचित्र वर्णन कीजिए। परासरण का सचित्र वर्णन। तो परासरण सबसे पहले देख लेते हैं परासरण। तो परासरण क्या है, परासरण को सबसे पहले एविनोलेट नामक वैज्ञानिक ने 19 क्या है एविनोलेट ने 1748 में बताया था। परासरण को एविनोलेट नामक वैज्ञानिक ने 1748 में बताया था। इसे निम्न प्रकार से इसे कैसे परिभाषित करेंगे, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरह स्वतः अपने आप ही प्रवाहित होते हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण, देखिए हम बताते हैं कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वतः ही प्रवाहित होते हैं। अथवा हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरफ परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रभावित होते हैं। परासरण की क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ विलयनों की सांद्रता एक समान न हो जाए।
या तो आप इसको ऐसे लिख दें कि परासरण वह क्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, यानी कि जहाँ पर कम सांद्रता होगी वहाँ से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे और दोनों तरफ विलयन की तरफ, सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वतः ही प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये आपका ये है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, ये विलयन है आपका और ये जल विलायक, ये आपका, चलिए अब ये, चलिए ये आपकी विलयन है, विलयन, और ये आपका जल, या इसको विलायक भी बोलेंगे, यक है। और ये है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अब क्या होगा कि इसमें परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण, अब ये क्या है, विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरह, अब ये जो कण हैं कहाँ जाएंगे, यहाँ पर शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर कहाँ जाते हैं, विलयन की तरफ, विलयन की तरफ स्वतः प्रभावित होते हैं, स्वतः जाते हैं, प्रभावित होते हैं। परासरण की क्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ विलयनों की सांद्रता, ये यहाँ तक तब तक जाएंगे कि जब तक ये विलायक यहाँ तब तक जाएंगे जब तक दोनों तरफ अर्धपारगम झिल्ली की तरफ विलयन की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती, सांद्रता समान नहीं हो जाती, तब तक ये जाएंगे कण। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए, परासरण का प्रयोग के द्वारा निर्धारण। अब देखिए तो इसको प्रयोग करके दिखाएंगे, सचित्र वर्णन पूछा है तो इसे निम्न प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो परासरण के प्रयोग द्वारा निर्धारण करके देखते हैं, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि परासरण का इसमें इस तरह से पूछते हैं कि परासरण को प्रयोग द्वारा समझाइए, प्रयोग द्वारा निर्धारण कैसे करते हैं। या फिर इससे ऐसे भी पूछते हैं कि जब किशमिश को जल में डालते हैं तो वह क्यों फूल जाती है, इस तरह से। तो देखिए इसमें देखते हैं, प्रयोग फर्स्ट देखते हैं। प्रयोग क्रमांक फर्स्ट। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि किशमिश को जल में डालने पर वह अंतःपरासरण के द्वारा फूल जाती है, क्योंकि जिसमें जल के अणु, अब देखिए ये कोई जल है, ये इसमें जल भरा है। अब ये इसमें हमने क्या डाल दी, किशमिश, किशमिश डाल दी। तो चूंकि जल क्या है, विलायक है, विलायक है,
तो अब क्या होगा, इसमें अंतः पराशरण के द्वारा जल कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा, विलयन की तरफ से जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जल किशमिश में जाएगा, तो ये जो क्या है, किशमिश फूल जाएगी, प्रवाहित हो जाती है, और तब तक जाएगा कि जब दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए, तो ये फूल जाती है। इसी तरह हम एक और उदाहरण देखते हैं कि जैसे ये जल है और ये अंगूर, अंगूर को हम जब चाशनी में डालते हैं, ये क्या है, हमारी चाशनी, शक्कर की हमने चाशनी बनाई, उसमें हमने अंगूर को डाल दिया। अब चूँकि चाशनी जो है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, सांद्रता जो है चाशनी की अधिक है, तो अब क्या होगा, अंगूर से जो जल है वो बाहर निकलेगा, तो डालने पर बाहर, अब इसमें बाहर निकलेगा तो वो अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, तो बाह्य पराशरण होगा। बाह्य पराशरण मतलब अंगूर से पानी बाहर निकल रहा है, बाह्य पराशरण, ये होगा बाह्य पराशरण, ठीक है ना। अब ये होगा, और जो किशमिश वाला होगा वो आंतरिक पराशरण। जी क्या होगा, आंतरिक पराशरण। अब आपसे इस तरह से पूछते हैं कि एक आंतरिक पराशरण का उदाहरण बताइए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो आंतरिक पराशरण के कारण पानी किशमिश के अंदर प्रवेश करता है और किशमिश फूल जाती है, तो ये आंतरिक पराशरण का उदाहरण हो गया। बाह्य पराशरण को समझाइए, तो बाह्य पराशरण है जिसमें जब हम इसका उदाहरण देंगे कि जब हम अंगूर को चाशनी में डालेंगे तो अंगूर से जल निकलकर बाहर चाशनी में आएगा, तो ये बाह्य पराशरण का उदाहरण है, ये अंगूर चाशनी में। और इसमें अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है और अंगूर को चाशनी में डालते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, तो बाह्य पराशरण के, आंतरिक पराशरण के कारण किशमिश को हम पानी में डालेंगे तो वह फूल जाएगी, और बाह्य पराशरण के कारण जब हम अंगूर को चाशनी में डालते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, आ गया होगा, आंतरिक पराशरण भी समझ में आ गया होगा। जब पानी किशमिश के अंदर प्रवेश करता है, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करेगा पराशरण झिल्ली के द्वारा, तो वह आंतरिक पराशरण होगा। जब अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा पानी तो वो बाह्य पराशरण होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग क्रमांक 2। दूसरा प्रयोग देखते हैं हम। इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक समान दो अंडों को लेते हैं और उसको HCl के विलयन में ना, तनु HCl के विलयन में रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके बाहरी आवरण हट जाएगा। हमने एक समान दो अंडे लिए और तनु HCl का विलयन जो है उसमें रख दिए, अंडे लिए और तनु HCl के विलयन में हमने रख दिए, तो क्या होगा, जो अंडे का ऊपरी खोल है, जो वाइट कलर की झिल्ली है, वो क्या होगा, बाहरी आवरण हट जाता है। अब इसमें से एक अंडे को हमने आसुत जल में रख दिया। अब एक अंडा हमने इसमें से उठाया, हमने क्या किया, एक अंडा उठाया और उसको हमने क्या किया, इसमें से एक जल है, आसुत जल यानी शुद्ध जल, आसुत जल में रख दिया। अंडे को निकाल कर हमने क्या किया, एक अंडे को निकाल कर आसुत जल में रख दिया और दूसरे अंडे को क्या, किस में रख दिया कि नमक के संतृप्त विलयन में, एक नमक मिला हुआ विलयन है, क्या है, दूसरे अंडे को हमने NaCl यानी नमक के विलयन में रख दिया, ठीक है ना। एक को हमने आसुत जल में रखा यानी H2O में रखा और दूसरे को हमने NaCl के विलयन में रख दिया। अब हम देखेंगे, दोनों अंडों को देखेंगे, तो आसुत जल में रखा हुआ अंडा क्या होगा, अंतः पराशरण के कारण फूल जाएगा। अब ये जल है, अंडे की सांद्रता अधिक है, तो जल क्या है, इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है ना, इस झिल्ली के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा,
तो जल अंडा क्या है, फूल जाएगा। इसमें कौन सा होगा, आंतरिक परासरण के कारण जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अब NaCl के विलयन में रखा हुआ, जबकि नमक के संतृप्त विलयन में रखा हुआ अंडा क्या है, बाह्य परासरण के द्वारा, यानी इसमें से जल क्या है, बाहर निकलेगा। तो बाह्य परासरण के द्वारा अंडा क्या है, सिकुड़ जाएगा। इसमें क्या कौन सा होगा, बाह्य परासरण, और इसमें होगा आंतरिक परासरण। तो बाह्य परासरण के कारण अंडा क्या है, सिकुड़ जाएगा। इन दोनों प्रयोगों से क्या स्पष्ट होता है कि शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। यानी कि कम सांद्रता, आसुत जल कम सांद्र है, अंडा अधिक सांद्र है, तो विलायक के कण कहाँ जाएंगे, अंडे की तरफ। इसमें ऐसे ही क्या होगा, NaCl अधिक सांद्रता है और अंडा कम सांद्रता है इसमें, तो जल के कण क्या है, NaCl विलयन में जाएंगे। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया, आंतरिक और बाह्य परासरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परासरण और विसरण में अंतर देखते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परासरण और विसरण, इसमें क्या हमें देखना है, अंतर देखेंगे हम। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, परासरण और विसरण में क्या अंतर है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होती है, आवश्यक है। कौन सी, अर्धपारगम अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, और विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। यानी इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अब सेकंड नंबर का हम देखते हैं, परासरण में शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले परासरण में शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से इसमें क्या होता है, परासरण में कम सांद्रता से विलायक के कण जो हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रभावित होते हैं, यानी अपने आप जाते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन। अब इसमें क्या है कि अपोजिट हो जाएगा कि इस मिश्रण में गैसों के अणु अधिक शांत घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः प्रभावित होते हैं। इसमें क्या है, गैसों में होता है मिश्रण, तो गैसों के अणु क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले यानी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व यानी कम घनत्व की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है ना। अब क्या है इसमें, हम थर्ड नंबर का क्या देखेंगे, परासरण का बाह्य दाब लगाकर रोका जा सकता है। यानी इसको हम परासरण को बाह्य दाब लगाकर रोक सकते हैं।
लेकिन जो विसरण है उसको बाह दाब लगाकर नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। 4 नंबर का देखते हैं कि परासरण एक दैसिक प्रक्रिया है। एक दैसिक, एक दैसिक, एक दैसिक मतलब कि एक ही दिशा में होगी, दूसरी दिशा में नहीं होगी। और ये द्विदैसिक प्रक्रिया है। विसरण क्या है? द्विदैसिक प्रक्रिया है। ओके ना। अब परासरण की क्रिया विलयन या द्रव में पाई जाती है। 5 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो यह क्रिया विलयन विलयन या द्रव में पाई जाती है, जबकि विसरण की क्रिया द्रव और गैस, इसमें द्रव और गैस में पाई जाती है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि मिश्रण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। परासरण की क्रिया परासरण की प्रक्रिया में जो विलायक के कण हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रभावित होते हैं, और इसके विस्तरण में गैसों के अणु अधिक सांद्रता वाले अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। इसमें बाह्य दाब लगाकर इसको रोका जा सकता है, इसमें बाह्य दाब लगाकर इसको नहीं रोका जा सकता। अब जैसे गैस के अणु हैं, एक से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो आप इसको दाब लगाकर रोक सकेंगे? नहीं रोक सकते, है ना। अब यह एक दैसिक प्रक्रिया है, ये द्विदैसिक है, एक ही जगह पर होगी। अगर किसमें से पानी निकल कर बाहर आ गया तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। द्विदैसिक प्रक्रिया है, यानी जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर अधिक सांद्रता होगी वहाँ से ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र पर जाएंगे। जैसे अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं जिस जगह पर अधिक है वहाँ से दूसरी जगह पर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर पहुँच जाएगा। यह विलयन और द्रव में पाई जाती है, गैस और द्रव में पाई जाती है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।